हेलो 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 मेरे बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे कर रहेंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में आपकी क्लास 12 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सॉल्यूशन। तो चैप्टर जो है बच्चों बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान चैप्टर भी है। इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन क्या होता है। तो जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे आपको दिख गए हैं, सारे टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये भी देखेंगे कि आज जो भी हम लोग चीजें पढ़ेंगे उसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए गए हैं, उस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि भाई सॉल्यूशन क्या होता है। क्या होता है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन हम लोग डिफाइन करते हैं, a solution is a homogeneous mixture of two or more components। क्या कहता है? जो आपका सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन तो आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। हाँ, सर ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? देखो, आपने देखा होगा जब आप शुगर को वाटर में मिक्स करते हैं तो वो पूरी तरीके से डिजोल्व हो जाता है ना। तो ऐसा कोई मिक्सचर सर कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है, कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है, पूरी तरीके से घुल मिल जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन होता है वहां पर एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और सॉल्यूशन तो बच्चों या तो दो चीजों से मिलकर बना सकते हैं या फिर दो से ज्यादा चीजों को। मान लीजिए शुगर और वाटर आपने मिला दिया तो दो चीज हो गए। इसके अलावा शुगर, वाटर, लेमन, सॉल्ट, इन सब चीजों को मिला देंगे तो भी आपका क्या होगा? सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाकर बनता है। ठीक है, क्या कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि जो चीजें हम मिलाते हैं, जैसे चीनी और पानी को मिला देंगे तो चीनी और पानी क्या हो जाएगा? आपका कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन का एक एग्जांपल इसे दें। मान लीजिए आपने क्या लिया? आपने लिया शुगर। ठीक है, शुगर में आपने शुगर को आपने वाटर में मिक्स कर दिया। ठीक है, शुगर में जो वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या बनता है भाई? बनता है आपका शुगर का सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है? शुगर सॉल्यूशन बनता है। ओके, ठीक है। मान लीजिए आपने आपने 10 ग्राम शुगर को डिजोल्व किया 90 ग्राम वाटर में, तो बताइए सॉल्यूशन कितने का बनेगा? जब आपने 10 ग्राम चीनी को 90 ग्राम पानी में डिजोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन कितने ग्राम का बनेगा? हाँ, 10 + 90 कितना हो जाएगा? 100 ग्राम का सॉल्यूशन आपका बन के तैयार है। ठीक है, अब देखिए जब मान सकते हैं सॉल्यूशन के बारे में, सॉल्यूशन में बच्चों दो कंपोनेंट आते हैं। कौन कौन से? एक को बोला जाता है सॉल्यूट, एक को बोला जाता है सॉल्वेंट। ठीक है, जिसकी मात्रा कम होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोला जाता है। क्या आप लीजिए, जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको हम लोग सॉल्वेंट का नाम देते हैं। ठीक है, और सॉल्यूट और सॉलिड बच्चों मिल जाता है तो जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, आई होप सो सॉल्यूट सॉल्वेंट का मतलब समझ में आ गया। इसकी मात्रा कम होती है उसको सॉलिड बोला जाता है, इसकी मात्रा ज्यादा होती है इसको सॉल्वेंट बोला जाता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा? आपका सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई पहली डिफरेंस। ठीक है, अब दूसरी डिफरेंस सुन लीजिए। देखो, आज जब आप शुगर को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या बोलते हैं? कहते हैं ना चीनी जो है वो पानी में घुल गया। क्या बोलते हैं? चीनी जो है वो पानी में घुल गया। तो जो चीज घुल जाता है उसको सॉल्यूट बोला जाता है, जो चीज घुल जाता है उसको हम लोग सॉल्यूट का नाम देते हैं। जो चीज घोल लेता है अपने अंदर, हाँ, जो चीज अपने अंदर घोल लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट का नाम देते हैं। अगेन आई रिपीट, जो चीज घुल जाता है उसको सॉल्यूट, जो अपने अंदर घोल लेता है, डिजोल्व कर लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट का नाम देते हैं। ये इसका दूसरा डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब आइए बात करते हैं तीसरे डेफिनेशन की। तीसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे आपका जो शुगर है आपको पता है शुगर किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड के फॉर्म में। वाटर किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड के फॉर्म में। ये सॉल्यूशन बनता है बच्चों, सॉल्यूशन किस फॉर्म में होता है? तो बोल सकते हैं या तो ये एक्वस के फॉर्म में होता है या फिर सिंपली बोल सकते हैं लिक्विड के फॉर्म में। तो याद रखिए बच्चों, जिसका स्टेट चेंज नहीं होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ वाटर भी लिक्विड है, सॉल्यूशन भी लिक्विड है, वाटर आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, तो सॉल्वेंट का स्टेट कभी भी चेंज नहीं होता है, तो जिसका स्टेट चेंज नहीं होता उसको हम लोग सॉल्वेंट बोला जाता है। देखो शुगर के फॉर्म में है, सॉलिड के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे एक्वस के फॉर्म में हो जा रहा है।
उसका स्टेट चेंज हो जाता है, उसको हम लोग सॉल्यूट का नाम देते हैं। आई होप सो ये चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, चलो और कुछ और बातें जान लेते हैं यहाँ की जो हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, तो सॉल्यूट क्या होता है पता चल गया। सॉल्यूट क्या होता है भाई? सॉल्यूट क्या होता है? ऐसा कंपोनेंट जो कि आपका स्मॉल क्वांटिटी में पाया जाता है उसको हम लोग सॉल्यूट का नाम देते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? ऐसा कंपोनेंट जो कि लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है उसको हम लोग सॉल्वेंट का नाम देते हैं। ठीक है, या फिर बोलते हैं जो चीज घुल जाए उसे सॉल्यूट, जो डिजॉल्व करने उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्यूट में कौन कौन आ जाएंगे भाई? बहुत सारी चीजें हैं सॉल्यूट में, जैसे आपका शुगर हो गया, शुगर आपका सॉल्यूट है। इसके अलावा ग्लूकोज, ग्लूकोज भी आपको सॉल्यूट में आता है। और क्या ले सकते हैं? यूरिया। हाँ, ये सारी चीजें आपके सॉल्यूट में आ रही हैं। और सॉल्वेंट में एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? कौन कौन सी ऐसे लिक्विड्स हैं जो आपके सॉल्वेंट की तरह यूज होते हैं? जो बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका वाटर, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट का नाम भी दिया जाता है। फिर वाटर कई सारी चीजों को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। इसके अलावा आपका बेंजीन भी आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, बेंजीन। बेंजीन के अलावा क्या है आपका? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म होता है, वो भी आपका सॉल्वेंट हो गए। फिर इसके एग्जाम्पल। ओके, अब आपके केमिस्ट्री में लिखा हुआ में बाइनरी सॉल्यूशन क्या बोला जाता है? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन बोल दो या बाइनरी मिक्सर बोल दो, तो ये बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है सर? देखो, ऐसा सॉल्यूशन दो दो चीजों से मिलकर बनाया जाता है। देखो, बाइनरी का मतलब होता है दो। ऐसा कोई सॉल्यूशन दो दो चीजों से मिलकर बनाया जाता है उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो, चीनी और पानी मिला के आपका उसका सॉल्यूशन बना, तो चीनी एक कंपोनेंट है, वाटर दो कंपोनेंट है। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। यानी कि ये आपका बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल है। और आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में आपको बाइनरी सॉल्यूशन भी पढ़ना है। ठीक है, लोग बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन सॉल्यूशन कंटेन टू कंपाउंड, सॉल्यूशन कंटेन टू कंपाउंड। ऐसा कोई सॉल्यूशन इसमें दो कंपोनेंट पाया जाता है उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन का नाम लेते हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी में जब आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ये चार्ट दिया गया है। ओके, इस चार्ट को भी हम लोग सॉल्व, तो इस चार्ट में क्या दिया है? यहाँ पे आपको दिया है सॉल्यूट कौन कौन से स्टेट में हो सकते हैं, सॉल्वेंट कौन कौन से स्टेट में हो सकते हैं। तो सॉल्यूट और सॉल्यूट को आप मिलाएंगे तो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, उसका एग्जाम्पल वगैरह भी दिया है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है? हम लोगों ने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्सर लिया है। ऑक्सीजन भी आपका गैस होता है, नाइट्रोजन भी आपका गैस होता है। गैस और गैस तो मिलाएंगे तो आपका ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, दूसरा देख लो, यहाँ पे लिक्विड और गैस का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म आपका लिक्विड होता है, तो डिजॉल्व किया जा रहा है किसमें? नाइट्रोजन गैस। ओके, यहाँ जो क्लोरोफॉर्म है वो आपका सॉलिड की तरह काम कर रहा है, जो आपका नाइट्रोजन गैस है वो सॉल्वेंट की तरह दिखेगा। याद रखिए बच्चों, जो सॉल्वेंट का स्टेट होता है वो सॉल्यूशन का स्टेट होता है। ठीक, सॉल्वेंट का स्टेट यहाँ पे गैस है, सॉल्यूशन का स्टेट भी यहाँ पे गैस की तरह डिजॉल्व। के अलावा भी सॉलिड को डिजॉल्व किया जा रहा है गैस में। कॉइल का एग्जाम्पल है आपका कैंपर, और कैंपर भी डिजॉल्व करने को नाइट्रोजन गैस में। तो ये बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी में। अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया जिसका चीनी और पानी का, तो देखिए चीनी और पानी का दिख रहा है। चीनी और पानी को नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है आपका ग्लूकोज को डिजॉल्व किया जा रहा है वाटर। ग्लूकोज आपका सॉल्यूट होता है, वाटर आपका लिक्विड होता है। सॉल्यूट इन लिक्विड का ये आपका एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा जितने भी एग्जाम्पल दिए गए सब आपके साथ आपके सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, फिलहाल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानते रहेंगे कि सारे सारे एग्जाम्पल जो है आपके सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। चल, सॉल्यूशन पढ़ने के बाद अब सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एक होता है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। हाँ, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? हाँ, सभी घर में चाय बना होगा, चाय वगैरह जब बनता है तो जब आप पीते हैं कहते हैं मम्मी से कभी कभी की मम्मी लग रहा है चाय और आज मीठी बन गई क्या? हाँ, मम्मी आपको चप्पल दे के मारती है, कहते हैं बदतमीज, जो भी बनाए चुपचाप से पी लो। ठीक है, चाय का मीठा हो जाना, चाय का फीका हो जाना तो रिलेट करता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कैसे? जब चाय में चीनी ज्यादा हो जाता है तो चाय मीठी हो जाती है, चाय में जब चीनी कम हो जाती है तो चाय फीकी पड़ जाती है। ठीक है, जब चाय में चीनी ज्यादा हो जाएगा तो उसको बोला जाता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है,
तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होती है इसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। चाय में अगर चीनी कम पड़ गया तो चाय फीकी पड़ जाती है। जब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कम होती है इसको हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, यही बात हम खाने में भी बोल सकते हैं। खाने में नमक ज्यादा हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका कंसंट्रेटेड, खाने में नमक कम हो जाएगा उसे बोलते हैं डाइल्यूट। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो और सॉल्वेंट की मात्रा कम हो तो हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसी का उल्टा होता है डाइल्यूट। डाइल्यूट में क्या होता है बच्चों? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी कम हो लेकिन सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा हो उससे हम लोग क्या बोलते हैं? का डाइल्यूट सॉल्यूशन बोला जाता है। आइए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या कहता है डेफिनेशन? A concentrated solution contains relatively large amount of solute। तेरा concentrated solution में solute की मात्रा ज्यादा होती है और सॉल्वेंट की मात्रा कम। ठीक है, ये बात होता है। डाइल्यूट में क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की मात्रा क्या होती है यहाँ पे? कम होती है। और आपका क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होती है वो। So everything will be clear। तो जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो, आम भाषा में कह रहे हो कंसंट्रेटेड है, सॉल्यूट की मात्रा कम हो से बोलते हैं डाई ना। चलिए आप देख हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 80% 60% H2SO4 है। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे 20% H2SO4। ठीक है, अब आप कैसे पता करेंगे कि कौन आपका कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है कौन आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है? ठीक है, तो जितना ज्यादा परसेंटेज होता है, ठीक है, परसेंटेज ज्यादा होने का मतलब उसमें सॉल्यूट ज्यादा पाया जा रहा है। परसेंटेज कम होने का मतलब इसमें एक सॉल्यूट कम मात्रा में पाया जाता है। जिसमें सॉल्यूट ज्यादा पाया जाता है उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूट ज्यादा पाया जाता है उसका बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। उसमें सॉल्यूट की मात्रा कम होती है इसका बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। बेसिकली ये जो आपका एसिड है वो आपका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है और ये आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कहते हैं ना कि भाई उस एसिड का हाथ लिप लगाओ जल जाओगे, क्योंकि वो जो एसिड होता है तो कंसंट्रेटेड होता है, बहुत ही खतरनाक एसिड होता है। आप हाथ पे गिर गया तो हाथ को जला देगा। ठीक है, अब उसको कंसंट्रेटेड डाइल्यूट सॉल्यूशन में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी पीड़ा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, जब मान लो ये हमने एक लिया बीकर, एक बीकर में हमने कोई रैंडम सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन। ठीक है, ये सपोज ऐसा सॉल्यूशन है, सपोज कर लीजिए आपका चीनी और पानी का सॉल्यूशन है, शुगर का सॉल्यूशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहता है कि किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट पाया जाना है। क्या इसी सॉल्यूशन में इतना सॉल्यूट को मिलाया गया है, इसे भी बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। है समझो, चीनी पानी का जो घोल है, चीनी पानी के सॉल्यूशन में इतना सॉल्यूट इतना चीनी मिलाया गया उसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इसी सॉल्यूशन में इतना सॉल्यूट मिलाया गया है, चीनी पानी के घोल में हमने कितना चीनी मिलाया है उसे बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका आप सिंपल फॉर्मूला लिखना चाहेंगे, फॉर्मूला आसानी से लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होना है दोस्तों, यहाँ पे आप ऊपर लिखेंगे जिसको सॉल्यूट को, नीचे किसको लिखेंगे आप सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट लिखना है, नीचे क्या लिखना है? सॉल्यूशन लिखना। ओके, तो ये उसका हो गया पानी। ठीक है, आराम से हम फार्मूले की मदद से डिफिनेशन को डिफाइन कर। तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन क्या होता है? किसी सॉल्यूशन में इतना सॉल्यूट को मिलाया गया है उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को देखते हुए हमने कई सारे टर्म्स डिफाइन किए गए, कई सारे ऐसे टर्म बनाए गए हैं जो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं। तो जो सबसे पहला है वो क्या है आपका मास परसेंटेज, जिसको हम लोग W/W से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए समझते हैं भाई कि मास परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, अगेन एक बीकर है, इस बीकर में मान लो हमने कोई सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन पूरे सॉल्यूशन में हमने 100 ग्राम का सॉल्यूशन लिया, कितना ग्राम लिया है? 100 ग्राम का सॉल्यूशन लिया है। इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में मान लीजिए हमने 10 ग्राम सॉल्यूट मिला है।
10 ग्राम क्या मिलाना है, सॉल्यूट मिलाना है। तो मास परसेंटेज कहता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट मिलाया जाता है, उसे भी बोलते हैं मास परसेंटेज। क्या बोलता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट मिलाया गया है, उसी को बोलते हैं मास परसेंटेज। ओके, आइए देख लेते हैं भाई मास परसेंटेज का डिफिनेशन क्या देता है। क्या कहता है, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्या कह रहा है कि भाई 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट मिलाया गया है, उसी को बोलते हैं मास परसेंटेज। आपने देखा होगा मास परसेंटेज में 2 डब्ल्यू लिखा है। क्या आपने कभी डब्ल्यू का नाम सुना है? हाँ, आपने वो धमाल मूवी देखा है? धमाल में कहता है ना, बड़े से डब्ल्यू के नीचे 10 करोड़ रुपए हैं। धमाल मूवी नहीं देखा है तो जाके देखिएगा, उसमें बड़े से डब्ल्यू के बारे में बात। ठीक है, यहाँ डब्ल्यू का देखो, यहाँ पे जो पहला डब्ल्यू है बच्चों, ये आपके सॉल्यूट के मास को रिप्रेजेंट करता है। जो दूसरा वाला डब्ल्यू में आपके सॉल्यूशन के मास को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ से आप बता सकते हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट मिलाया गया है, 100 ग्राम चीनी पानी के घोल में कितना ग्राम आपने चीनी मिलाया है, इसको बोलते हैं मास परसेंटेज। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, W/W परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। क्या करना है, हमेशा याद रखिएगा, सॉल्यूट के मास को ऊपर रखना है। तो इसको लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अपॉन ही क्या लिखना है आपको, अपॉन में लिखना है मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिखना है, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट के मास को लिखना है ग्राम में, और सॉल्यूशन के मास को क्या लिखेंगे, ग्राम। अब आपको पता है कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। देखो, मान लीजिए आपका 500 में से 250 नंबर आया है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, नीचे लिखते हैं 500, ऊपर रखते हैं 250 इंटू 100 कर सकते हैं। ऐसे ही इन्हें सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट पाया जाता है, उसका परसेंटेज निकालना हो तो बच्चों से क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये जो आपका फॉर्मूला निकल कर आता है, कितना फॉर्मूला हो गया आपका, मास परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इस बातें और जान लीजिए। इसको हम लोग शॉर्टकट भी कैसे लिख सकते हैं, मास परसेंटेज को हम लोग शॉर्टकट में कैसे लिखें। तो मास ऑफ सॉल्यूट है, हाँ, तो मान लो डब्ल्यू, क्या मान लो, डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू आपका सॉल्यूट का मास। ठीक है, और सॉल्यूशन के मास को क्या मान लेंगे, सॉल्यूशन के मास को मान लो आप कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू क्या है आपका, सॉल्यूशन का मास है। ये क्या कर दोगे 100 तरीके से, ये भी आपका करोगे आप मास परसेंटेज का एक छोटा सा फार्मूला। ठीक है, आई होप से इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मास परसेंटेज तो आपको समझ में आया। क्या कहता है, ये भाई साहब कहते हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट मिलाया जाता है, उसी को बोलते हैं मास परसेंटेज। ठीक है, एक बात नोट करने वाली है, बहुत ही ध्यान सुनिए। नोट करने वाली क्या बात है भाई, नोट करने वाली क्या बात है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा लिखा लीजिए, आप किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन में लिखा है कि आपके पास 20% शुगर सॉल्यूशन रहता है, 20% शुगर सॉल्यूशन है, और कैसा है आपका W/W। तो बताइए, तो आपको क्या बताना है, तो बताइए कि इसमें चीनी कितना पाया जाएगा, या चीनी पक्का, शुगर की मात्रा क्या होगी, पानी की मात्रा क्या होगी, और आपका सॉल्यूशन कितने का बनेगा, आपको बताना। ठीक है, तभी भी बच्चों जो परसेंटेज दिया होगा वही सॉल्यूट का मास होगा। तो परसेंटेज दिया होगा वही सॉल्यूट का मास होगा। 20% शुगर सॉल्यूशन है, यानी 20 ग्राम क्या होगा आपका शुगर होगा। ठीक है, अब वाटर का मास कैसे निकालना है, देखो भाई, मास परसेंटेज का जो भी चीज लेते हो 100 लेते हैं, 100 में से शुगर के मास को माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 80 ग्राम। तो 80 ग्राम का हो जाएगा आपका वाटर हो जाएगा। तुम्हें पता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जोड़ने का सॉल्यूशन आता है, तो 20 + 80, 20 + 80 को जब आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इस डाटा से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 20 ग्राम शुगर सॉल्यूशन का मतलब है कि आपके 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम चीनी पाया जा रहा है, या फिर आप बोल सकते हैं 80 ग्राम पानी के 20 ग्राम शुगर मिला जाता है, तो आपका 20% शुगर का सॉल्यूशन में। ठीक है, तो केमिस्ट्री के मौसम में भी आपको बता दे रहे हैं कि शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरी का मात्रा में होती है उसको हम लोग सॉल्यूट का नाम देते हैं, इसकी मात्रा ज्यादा होती है उसको हम लोग सॉल्वेंट का नाम देते हैं। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में जो परसेंटेज दिया होगा बच्चों वो सॉल्यूट का मास होता है,
और 100 में से सॉल्यूट के मास को माइनस कर दो तो आ गया सॉल्वेंट का मास आ जाए। ठीक है, आई होप तो एवरीथिंग इज क्लियर। अब मास परसेंटेज पढ़ने के बाद आइए हम लोग जान लेते हैं भाई कि वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। मास परसेंटेज हम लोग किससे लिखते थे, W/W से, तो वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग किससे लिख देंगे, V/V से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो भाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या कहता है, वॉल्यूम परसेंटेज कहता है आपको सॉल्यूशन लेना है कितना, 100 ml का सॉल्यूशन। तो 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट मिलाया गया है, अगेन आई रिपीट, 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट मिलाया गया है, उसे तो बोलते हैं ना वॉल्यूम परसेंटेज। यानी इससे पहले जब हम लोगों ने यहाँ पे मास परसेंटेज पढ़ा था तो क्या होता, 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट मिलाया गया है। वॉल्यूम में बस हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ग्राम को ml से रिप्लेस करते क्या करेंगे, ग्राम को रिप्लेस कर देंगे ml से। ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट मिलाया गया है, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, तो 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट मिलाया गया है उसे बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। आइए इसको हम देख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या कहता है भाई। कहता है कि इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूट। साफ साफ है कि भाई 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना ml मिलाया गया है उसे भी बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज यानी कि V/V। अब आप उसका ध्यान लगा के बताइए जो वॉल्यूम परसेंटेज है इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। इससे पहले हम लोगों ने क्या करा था, ऊपर जिसका रखा था ऊपर हम लोगों ने इसमें रखा था मास ऑफ सॉल्यूट को रखा था, मास कितना क्या आ जाएगा वॉल्यूम, यहाँ क्या लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिख देंगे, और यूनिट क्या रखोगे बच्चों, ग्राम की जगह क्या बजाएगा मिलीलीटर में जाएगा। नीचे वहां पे इन लोगों ने क्या रखा था मास ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या बजाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यूनिट मत भूलना भाई, यूनिट क्या रहेगा आपका ml रहेगा, और इनकी क्या कर देंगे 100 कर देंगे, तो आपका यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज बनके तैयार हो जाएगा। मेरे ख्याल से तो आप और बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मास परसेंटेज जो होता है वही ग्राम में निकाला जाता है और वॉल्यूम परसेंटेज वो ml में निकाला जाता है। उसका और फॉर्मूला बनाने में क्या हो जाएगा V/V परसेंटेज का। मान लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट तो स्मॉल में से लिख लो, मान भी क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, और कैपिटल भी क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। इनकी क्या कर देंगे 100 इस तरीके से इसका भी फॉर्मूला आपका बन के तैयार होगा। ठीक है, तो अब इसमें भी एक सवाल आ सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि आपके पास मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 10% अल्कोहल का सॉल्यूशन क्या है, आपका 10% अल्कोहल का सॉल्यूशन है, और वो क्या है आपका वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब इस डाटा को देख के आपको बताना है कि आपके पास कितना अल्कोहल पाया जा रहा है, अल्कोहल को कितने पानी में मिलाया गया है, ये सॉल्यूशन बन रहा है, सॉल्यूशन कितने ml का है, आपको ये रिप्रेजेंट करना। ठीक है, जैसे हम लोगों ने मतलब मास परसेंटेज का निकाला था वैसे ही वॉल्यूम परसेंटेज का भी हम लोग कैलकुलेट। ठीक है, हमने क्या बताया था जो परसेंटेज दिया होगा वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, तो 10% क्या है आपका सॉल्यूट 10 ml हो जाएगा आपका अल्कोहल। और वाटर कैसे निकाला जाता है, 100 में से सॉल्यूट को माइनस कर दो, 100 में से आप अल्कोहल को माइनस कर दीजिए तो आपका 90 ml क्या आ जाएगा वाटर। ठीक है, 10 और 90 क्या हो जाएगा आपका 100 ml का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो 10% अल्कोहल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है आप 100 ml सॉल्यूशन में 10 ml अल्कोहल मिलाए हैं, या फिर आप बोल सकते हैं 90 ml वाटर में 10 ml अल्कोहल मिलाया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। ओके, अब मास बाई मास परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज उसको हम लोग W/V से लिखा जाता है। ठीक है, आगे पहला W है बच्चों वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कैपिटल V है वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मास बाई वॉल्यूम में क्या होता है, बस ध्यान से सुनिए। मास बाई वॉल्यूम क्या कहते हैं, ये कहते हैं आपका जो सॉल्यूशन लेना है वो आपका 100 ml का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और जब हम लोग सॉल्यूट लेंगे सॉल्यूट इसमें होगा आपका ग्राम में होगा। ठीक है,
तो मास बाई वॉल्यूम आपको कहता है कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट मिला गया है। अगेन आई रिपीट, 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट मिला जाता है, उसी को बोलते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। यानी कि मास बाई वॉल्यूम में सॉल्यूट पे लेना है ग्राम में और सॉल्यूशन पे लेना है ml में। ठीक है, और ये देख लेते हैं भाई इसका डिफिनेशन क्या कहना चाहता है कि इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ठीक है, सॉल्यूट को आपको ग्राम में लेना है और प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी ग्राम आ जाते हैं, इसे भी बोलते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम। अब अगर आप इसका फॉर्मूला बनाना चाहेंगे क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला आप यहाँ बना सकते हैं कि W बाई वी परसेंटेज। अगेन हमें ऊपर क्या रखना है, ऊपर रखा है सॉल्यूट को, सॉल्यूट पे लिखे हम जो बोले ग्राफ है तो बोल सकते हैं यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट ये यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम में हो जाएगा। नीचे क्या रखेंगे, पीछे हम लोग रखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किसी में होगा आपका ml में होगा, इनकी क्या हो जाएगा आपका 100। तरीके से आपका मास बाई वॉल्यूम का डिफिनेशन मतलब लीजिए क्या फॉर्मूला बन के तैयार है। ठीक है, और मास बाई वॉल्यूम में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या बात आपको नोट में रखना है, सॉल्यूशन आपका ml में होगा और सॉल्यूट आपका ग्राम में। ठीक है, तो 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट मिला जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी भाई, देखो ऊपर क्या है ग्राम, नीचे क्या है ml, तो ग्राम पर यूनिट की क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। तो इसके अलावा जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है आपका क्या था, हाँ तो मैं यहाँ पे पढ़ा था मास परसेंटेज ना। तो बच्चों मास परसेंटेज की कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट प्लस क्वांटिटी होती है, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही हम बात करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज के बच्चों, तो वॉल्यूम परसेंटेज का भी कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन यूनिट लेस क्वांटिटी के एंगल से ml कैंसिल हो जाएगा, कोई भी यूनिट नहीं कर देगा। लेकिन जो आपने यहाँ पे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा है तो याद रखिएगा इसकी यूनिट क्या होता है आपका ग्राम पर ml होता है। ठीक है, अब ये जो आपका मास बाई वॉल्यूम बच्चों वो कहाँ पे यूज होता है, ये आपके मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल होता है, यानी फार्मेसी कंपनी में इसकी यूज होता है। आपने कभी देखिएगा आपके पास सीरप की बोतल होगी, खांसी की सीरप जो होती है उसके पीछे देखिएगा वो जब बनाया जा रहा था डॉक्टर उसी यूनिट में क्या रखा गया, तो ये देखिएगा सीरप के पीछे लिखा होगा अब मास बाई वॉल्यूम पे दवा वगैरह जब बनाते हैं उसमें सॉल्यूट को हम लोग ग्राम ले लेते हैं और सॉल्वेंट उसको ml में देते हैं। देखा आपका मास बाई वॉल्यूम से रिलेटेड एक छोटा सा इंफॉर्मेशन। ठीक है, बढ़िया, और आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक क्या कह रहे हैं, अब अगला हमें पढ़ना है पार्ट्स पर मिलियन, तो हम ppm के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन जब बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है, उनको लगता है कि भाई पार्ट पर मिलियन ये क्या है, एकदम नया चीज आ गया। ठीक है, तो देखिए जो आपने मास बाई मास पढ़ा था, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पढ़ा था, मास बाई वॉल्यूम पढ़ा था, सेम ऐसे ही आपका पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट पर मिलियन क्या कहता है, इसमें आपको जो यहाँ पे सॉल्यूशन लेना होता है बच्चों, सॉल्यूशन को आपको लेना होता है ग्राम में। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका सॉल्यूट लिया जाता है उसको भी हम लोग इसमें देते हैं ग्राम। ठीक है, अब तक हम लोग जो सॉल्यूशन ले रहे थे वो कितना ले रहे थे, 100 ग्राम ले रहे थे, कितना ले रहे थे, 100 ग्राम ले रहे थे। लेकिन अब जो बच्चों में सॉल्यूशन लेना है वो आपको लेना है क्या, लेना है 1 मिलियन। 1 मिलियन बोले तो आपका 10 की पावर 6 ग्राम का लेना है, 10 की पावर 6 ग्राम। तो पार्ट पर मिलियन कहता है कि 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट मिलाया जाता है उसको बोलते हैं पार्ट पर मिलियन। अगेन आई रिपीट, क्या होता है कि 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन में या फिर 10 की पावर 6 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट मिलाया जाता है उसी में बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। इससे पहले हम लोगों ने तथ्य पढ़ा था कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट मिलाया जा रहा है, अब 100 ग्राम पर तो हम लोग क्या बोल देंगे 1 मिलियन ग्राम। 1 मिलियन ग्राम कर दो 10 की पावर 6 ग्राम, 10 की पावर 6 ग्राम में कितना ग्राम सॉल्यूट मिलाया जाता है उसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, अब एक बात और बता दीजिए, आप सॉल्यूशन को ml में देख सकते हैं, सॉल्यूट को भी ml में आप मेजर कर सकते हैं, या फिर आप सॉल्यूशन को ml में और सॉल्यूशन को ग्राम में, यानी इसको हम लोग आप मास बाई मास इस्तेमाल कर सकते हैं
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी ले सकते हैं, या फिर मास बाय वॉल्यूम भी ले सकते हैं। तो यानी कोई यूनिट फिक्स नहीं है कि उन्होंने ग्राम में ही लेना है, क्योंकि आपने जो भी यूनिट पढ़ के रखा है W/W और W/V या का V/V, तो कोई भी यूनिट ले सकता। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका भाई डेफिनेशन क्या कहता है पार्ट में का। तो कहता है कि इट इज द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, की सॉल्यूट कितनी क्वांटिटी में पाया जाता है, इसमें प्रेजेंट इन पर मिलियन ग्राम सॉल्यूशन। 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितने ग्राम पाए जाते थे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, हम तो हम लोग इसका फॉर्मूला हम ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पीपीएम किसके इक्वल हो जाएगा। आप उससे पहले जो फॉर्मूला लिखते आ रहे थे, लिखते आ रहे थे, नीचे हमेशा सॉल्यूशन को रखना है, ऊपर हमेशा सॉल्यूट को रखना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट की यूनिट क्या लिखोगे, ग्राम में। नीचे सॉल्यूशन पे लिखना है, आप लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, तो भी कितनी रखना है, ग्राम में रखना है। इनसे जो हम लोग 100 रखते थे, जबकि ये परसेंटेज तो है नहीं, 100 की जगह परसेंट क्या लिखेंगे, 10⁻⁶। तो ये हो जाएगा आपका पास पर मिलियन का फॉर्मूला बनके तैयार हो जाए। यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं भाई कि 1 मिलियन यानी कि 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट पाया जाता है, वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, अब इसको आप चाहे तो यहाँ पे सॉल्यूट को ले लो ml में, सॉल्यूशन तो भी ml में ले सकते हैं, या फिर आप सॉल्यूशन को ग्राम में ले सकते हैं, सॉल्यूशन को ml में ले सकते हैं, यूनिट कोई भी रख सकते हैं। तो उनमें से मैंने एक यूनिट यहाँ पे रख के दिखाया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई इसकी यूनिट का। ओके, यूज का कहाँ पे यूज होता है। देखो ये आपका एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, एयर पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए यूज होता है, या फिर वाटर पॉल्यूशन को मेजर करता है। इसके अलावा क्या यूज होता है, इसके अलावा यूज होता है कि ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, पानी में ऑक्सीजन का कितनी मात्रा है उसका हम लोग ppm में यूज करते हैं ना। तो याद रखिएगा ये ppm होता है, वो क्या होता है, हमारे एयर में जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन को हम लोग ppm में मेजर करते हैं, वाटर पॉल्यूशन को ppm में मेजर करते हैं। इसके अलावा वाटर में जो कितने ऑक्सीजन डिजॉल्व है उसको हम लोग ppm में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये ppm का यूज हमारे इस जगह पे होता है। ठीक है, ppm में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हमें हुई। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं वही मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स का नाम आते ही कई लोग कई ख्यालों में खो जाते हैं, अपने एक्स को याद कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो जो भी हो गया जिंदगी में आगे बढ़िए और अपने आपको एक बेहतर इंसान। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है आइए थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है। ओके, चलो भाई एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपको दो हिस्सों में मान लो उसको मुझे बंटवाना है, कंटेनर को दो हिस्सों में डिवाइड। लेकिन अब लेट सपोज कंटेनर में हमने क्या भर दिया, एक कंटेनर, उसी कंटेनर में आपका वाटर है, तो उसी कंटेनर में आपने मान लो क्या ले लिया है, अल्कोहल ले लिया। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपको पहले समझना चाहिए भाई। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब कोई भी चीज जो है वो डिवाइड होती है, 2/3 फ्रैक्शन है, आप 4/5 के आपका फ्रैक्शन। तो यहाँ एक तरीके से हम फ्रैक्शन एक तरीके से बोले तो हिस्सा। जैसे मान लीजिए कोई घर है, तो उस घर में 3 बेटे हैं, तो घर क्या होगा, वो जो घर है तो तीनों बेटों को बराबर हिस्से में पढ़ लिया। तो ऐसे ही बच्चों होता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में जनरली हम लोग मोल्स के बारे में बात करते हैं। किसकी मोल के बारे में बात करते हैं, हम लोग सॉल्यूट के भी मोल के बारे में बात कर सकते हैं और सॉल्वेंट के भी मोल के बारे में बात करें। ठीक है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या बराबर है, सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन क्या बताते हैं, मोल फ्रैक्शन बताता है कि सॉल्यूशन के टोटल मोल्स में सॉल्यूट के कितने मोल है। अगेन आई रिपीट, सॉल्यूशन के टोटल मोल में सॉल्यूट की कितने मोल पाए जाते हैं उसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। या फिर आप बोल सकते हैं सॉल्यूशन के टोटल मोल्स में सॉल्वेंट में कितना मोल पाए जाते हैं उसी को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। यानी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना हिस्सा है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की कितना हिस्सा है, तो फिर हिस्से को हम मोल फ्रैक्शन में मेजर करते हैं। ठीक है, फिर बातें और जानने की थोड़ा क्या आपको जानना है यहाँ पे। देखो मान लो वाटर के मोल को हम लोग N1 से रिप्रेजेंट कर दे, अल्कोहल के मोल को हम लोग N2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और
अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन है, हम क्या मान लेते हैं, आपका x2 मान लेते हैं। वाटर के जो मोल फ्रैक्शन है तो क्या बोल लेते हैं, एक्समन बोल। अगर आपको सवाल पूछ लिया गया तो बताओ इस सॉल्यूशन में वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या है, तो फॉर्मूला क्या रखोगे। इस सॉल्यूशन में आपको अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो फॉर्मूला क्या रखोगे। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया कि बताइए कि वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, नहीं बताइए इसे x1 की वैल्यू क्या होगी। तो याद रखिएगा जिसका मोल फ्रैक्शन पूछेगा उसके मोल्स को ऊपर रखना है। वाटर का मोल फ्रैक्शन लिखना है तो वाटर के मोल्स को कहाँ रखना है, आपको ऊपर रखना है। नीचे क्या रहेगा आपका टोटल मोल, टोटल मोल में क्या हो जाएगा, वाटर के मोल और अल्कोहल यानी N1 प्लस N2। ठीक है, ये जब फॉर्मूला बच्चों निकल कर आएगा तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका, यहाँ पे वाटर का मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। ठीक है, अब उसका मन किया क्वेश्चन में कह दिया कि भाई हमें वाटर का नहीं, हम अल्कोहल के मोल फ्रैक्शन निकाल के दिखाइए। अल्कोहल में मोल फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे आप, x2 से लिखेंगे। हाँ, x2 बराबर क्या हो जाएगा, अगेन आई रिपीट, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके मोल्स को ऊपर रखेंगे। तो ऊपर किससे रखोगे, अल्कोहल यानी कि N2 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन टोटल मोल्स क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 हो जाएगा बच्चों। आगे अल्कोहल के मोल्स निकल कर आ गए। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकाला होगा उसके मोल्स को ऊपर रखना है, टोटल मोल्स। ठीक है, इस तरीके से निकलते। कुछ बातें आप नोट में भी जान लीजिए। आप नोट करने वाली क्या क्या बातें कही, नोट करने वाली बात ये है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है यानी x1 पर x2 हमेशा 1 के बराबर आता है। क्या सर, ये टोटल मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, हमेशा 1 के इक्वल आता है। के मान मान बोल दिया क्वेश्चन में ऐसे कि बताओ, मान लीजिए सॉल्यूशन है उसमें x1 की जो मोल है वो 0.5 है, नहीं 0.5, तो बताओ x2 की कितनी मोल होगी। हाँ, x1 है तो 0.5 है तो भाई x2 कितना होगा, सर x2 भी आपको 0.5 होगा। कैसे पता है 0.5 होगा, क्योंकि देखो आधा और आधा मिलकर एक होता है तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.5 होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं। अगर आपको x1 दिया होगा x2 निकालना होगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखो आप क्या करेंगे x1 को इधर लेकर जाओ, x1 माइनस क्या हो जाएगा आपका x1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप तो x1 दिया होगा और x2 इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब आइए सर केमिस्ट्री की भाषा में भी इसको यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, यहाँ अल्कोहल, अल्कोहल को मान हम लोग क्या मान लेते हैं आपका कंपोनेंट, कंपोनेंट 2। ठीक है, और वाटर को हम लोग क्या मान लेते हैं कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 1। कंपोनेंट का मतलब होता है जो चीज हम लोगों ने मिलाया। तो क्या होता है मोल फ्रैक्शन, टोटल कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट कितना पाया जाता है और टोटल कंपोनेंट में दूसरा कंपोनेंट कितना पाया जाता है, उसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। अब ये किताब की भाषा आपको समझा रहता है, किताब में इसका डेफिनेशन क्या बोलता है। ठीक है, और क्या कहता है कि इट इज द रेशियो, मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, एक रेशियो है, पर रेशियो ही तो है, ये अपॉन यानी कि रेशियो है। किसका रेशियो है, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट। कह रहा है कि पहले कंपोनेंट का मोल लेंगे, पहले कंपोनेंट का मोल लेंगे टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट। किसको लेना है, कंपोनेंट के टोटल मोल्स यानी कि N1 प्लस N2। ठीक है, तो एक कंपोनेंट के मोल को टोटल कंपोनेंट के मोल से डिवाइड कर देंगे तो आपका मोल फ्रैक्शन निकलना आ जाएगा। ठीक है, पढ़ने का तरीका मैं बताते तो कैसे पढ़ोगे, x1 को आप बोलेंगे, x1 को बोलेंगे मोल फ्रैक्शन आप क्वाड्रेट बोल सकते हैं या मोल फ्रैक्शन आप कंपोनेंट 1 बोल सकते हैं। x2 की क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल या मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 भी बोल सकते हैं। ये था मोल फ्रैक्शन के बारे। ठीक है, आई होप को मोल फ्रैक्शन क्लियर हो गया होगा। एक बार और बता देना चाहते हैं कि टोटल कंपोनेंट में पहले कंपोनेंट की कितने मोल पाए जाते हैं उसको x1 से रिप्रेजेंट करते हो, टोटल कंपोनेंट में कंपोनेंट 2 का मोल कितने पाए जाते हैं उसको हम लोग x2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती बच्चों, ये भी आपका यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, थोड़ा ये करते हैं। तब नेक्स्ट मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक का नाम है मोलैरिटी, जिसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और यहीं से आपके बोर्ड के क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, एक होता है बच्चों मोलैरिटी और एक होता है आपका मोलैरिटी।
हमेशा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मोलैरिटी और मोलैरिटी की क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आपको डिफरेंस बता देने पहले देखो, मोलैरिटी कैपिटल एम से लिखा जाता है और जो आपका मोलैरिटी होता है बच्चों स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे आर का मोलैरिटी में आर है और मोलैरिटी में आर टू बी का एल हो जाता है। ठीक है, अब मोलैरिटी और मोलैरिटी को कैसे डिफाइन करते हैं इसको समझ। तो भाई मोलैरिटी क्या कहती है? मोलैरिटी कहता है यहाँ पे it is the number of mole of solute present in 1 liter of solution। क्या बोलता है? हाँ, ये कहता है आपका 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल पाए जाते हैं। हाँ, मेरे साथ साथ बोलिए, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल पाए जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका मोलैरिटी बोला जाता है। ठीक है भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बोलता है? मोलैरिटी आप अगेन जैसे हम लोग पहले करके आ रहे थे, हाँ, यहाँ पे नीचे क्या रखना है? नीचे रखना है आपको सॉल्यूशन को, ऊपर रखना है सॉल्यूट। क्या लेंगे यहाँ पे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, नीचे क्या लिखना है आपको? नीचे आपको लिखना है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को लीटर में ले लें तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट क्या रखेंगे बच्चों? लीटर रखेंगे। एक तरीके से आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला होंगे तैयार हो जाता है। ओके, चलिए फिर तो थोड़ा और मतलब शॉर्टकट में लिखते हैं, मोलैरिटी को शॉर्टकट में लिखते हैं। देखो यहाँ पे मोल्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? मोल्स का बच्चों सिंबल होता है स्मॉल एम। क्या होता है? स्मॉल एम। ठीक है, तो सॉल्यूट के मोल्स को हम लोग क्या लेंगे? स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या होंगे? सॉल्यूट के मोल दिए गए हैं। ओके, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम तो हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल वी से। और कैपिटल वी किसका वॉल्यूम है? आपका सॉल्यूशन का। तो कैपिटल वी आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो जाएगा। और लीटर को फंक्शन अगर आप एमएल में लिखेंगे, यहाँ कर देंगे आप और उधर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ आपका मोलैरिटी का चलता फिरता फॉर्मूला तैयार है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं कि भाई मोलैरिटी क्या होगा। मोलैरिटी कैसे डिफाइन करेंगे? 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल पाए जाते हैं, उसी को हम लोग मोलैरिटी का नाम है। ठीक है, अब बात कर लेंगे थोड़ा इसके यूनिट के बारे में। भाई मोलैरिटी का यूनिट क्या हो गया? ठीक है, जब मोलैरिटी का यूनिट क्या हो जाता है, जब ऊपर क्या है बच्चों? मोल है, नीचे क्या है? वॉल्यूम। ठीक है, तो मोल का यूनिट तो मोल ही होता है और वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर। मोल पर लीटर इसका यूनिट होता है। सेकेंड आई रिपीट, मोलैरिटी की यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर, या फिर हम लोग कभी कभी इसको कैपिटल एम से भी लिखते हैं। कैपिटल एम इसका मोलैरिटी का यूनिट हो जाता है। सभी कभी इसको हम लोग मोलर भी बोल देते हैं। क्या? मोलर। तो इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, कैपिटल एम या मोलर से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को चलो आइए और डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, देखो होता है क्या यहाँ पे समझिए। हम लोग को क्लास 11 पढ़ा है, मोल का एक फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर। क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर। मास का फॉर्मूला होता है, मोल का फॉर्मूला होता है बच्चों। यानी कहने का मतलब है जहाँ पे मोल दिया होगा, मोल को हम लोग W/M से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मोल दिया गया है, मोल को हम लोग W/M से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब मोल को W/M से रिप्लेस करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? थोड़ा फॉर्मूला देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हम जो यहाँ पे हम लोग एम की जगह क्या रख सकते हैं? यहाँ पे एम की जगह सकता है W/M। जहाँ पे बच्चों मोल दिया गया है, मोल की जगह से क्या लिख सकते हैं? W/M। जहाँ पे एन था पहले इसकी जगह करें क्या? W/M। अब ये सॉल्यूट का मोल है तो क्या लिखेंगे? W किसका आएगा? आपका सॉल्यूट का आएगा के बारे में बात कर रहे हैं। एम भी क्या रहेगा? सॉल्यूट के है, सॉल्यूट का है मोलर नाम। और क्या बच गया? नीचे वॉल्यूम पहले से था तो नीचे आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को पहले में लिख दीजिए। बिंदु क्या हो जाएगा? आपका 100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ये आपका मोलैरिटी का फाइनल यहाँ पे रिजल्ट निकल कर आता है। यही फॉर्मूले से आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। ये आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला निकल कर आ जाता है।
इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व भी कराएंगे, तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो। ठीक है, चल फिर बातें और इसके बारे में कर लेते हैं। तो मोलरिटी हो गया, मोलरिटी हो गया, तो हम लोग मोलैरिटी के बारे में बात करें। तो भाई मोलैरिटी का डिफिनेशन क्या कहता है? का डिफिनेशन कहता है यहाँ पे कि इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। कहता है कि 1 किलो सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल पाए जाते हैं। मोलैरिटी क्या बोलता है भाई कि 1 किलो सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल पाए जाते हैं, उसी को हम लोग मोलैरिटी का नाम दो। ठीक है, तो जो बच्चों यहाँ पे इस लोगों ने मोलैरिटी लिखा था, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, उसी जगह क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। ये मैंने फॉर्मूला आपको लिख के लिखा है। ठीक है, तो मोलैरिटी, ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देख आगे यहाँ पे क्या रखना है, इसे रखना है आपको मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट रखना है। मास को हम लोग कितने लेंगे, इतने किलोग्राम में लेते हैं, और ऊपर क्या रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे आपका मोलैरिटी का यहाँ पे फॉर्मूला निकलकर बाहर जाए। ठीक है, तो 1 किलो सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल पाए जाते हैं उसे मोलैरिटी बोला जाता है। ठीक है, अब गौर सुनिए, मोलैरिटी और मोलैरिटी में क्या अंतर है, आंसर आपको बताते हैं। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो यहाँ डिनोमिनेटर में होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो न्यूमरेटर सेम है, देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर भी है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर भी है, ये आपका मोलैरिटी पर। और इसको थोड़ा शॉर्टकट में लिखना है तो भाई कैसे लिख सकते हैं, मोलैरिटी को हम लोग किससे लिख सकते हैं, हाँ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को हम लोग किससे लिखेंगे, एन ऑफ सॉल्यूट। एन ऑफ सॉल्यूट का मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट को किससे लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग बच्चों लिख सकते हैं W1। W मतलब क्या होता है आपका, मास ऑफ सॉल्वेंट का, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है W1। ठीक है, अब किलोग्राम को अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किलोग्राम आपका ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। ठीक है, सुनिए को यहाँ पर मोल का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास, सेम फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं, मोल की गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो फॉर्मूला में क्या निकलेगा, पाया जाएगा यहाँ पे एन है जिसको आप लिखेंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब क्योंकि ये सॉल्यूट है, सॉल्यूट तो मास को आप W, तो W2 मिले, W की हमारा सॉल्यूट का मास है, और यहाँ पे M2 लिखते हैं, M2 क्या है, सॉल्यूट का मोलर मास है, सॉल्यूट का मोलर मास है। बिंदु तो यहाँ पे क्या है, W1, W1 क्या है आपका, सॉल्वेंट का मास है, सॉल्वेंट का मास है। बिंदु क्या कर देंगे यहाँ पे 1000, यहाँ आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला तैयार हो जाता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं भैया इसके यूनिट का, कि यूनिट क्या हो सकता है, आप एक बार सोच के बताइए ना कि यूनिट क्या होगी। ऊपर दिखा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल का यूनिट तो मोल ही होता है ना, और मास का यूनिट क्या होगा, किलोग्राम, तो मोल पर केजी इसका यूनिट हो जाता है। या फिर आप इसको स्मॉल m भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको मोलल भी बोलते हैं, मोलल भी ना जाता है, इसकी सारी यूनिट होती है। फॉर्मूला है, इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, अब देखो मैंने इसको कैसे याद किया, याद करने का आपको तरीका भी बता दूंगा। देखो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, अंतर क्या है, मोलैरिटी में R का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और मोलैरिटी में L का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो L का मतलब क्या होता है, L मतलब लिक्विड, भाई यहाँ पे L का मतलब क्या होता है, L का मतलब होता है लिक्विड, और लिक्विड का उल्टा क्या होता है, लिक्विड का उल्टा होता है, जो लिक्विड का उल्टा होता है सॉलिड, और सॉलिड को हमेशा हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं, इस वजह से हम लोग जो मास लेने का वो क्या होता है, किलोग्राम। यहाँ मोलैरिटी आएगा, मोलैरिटी में आप एक मतलब लिक्विड, लिक्विड को होता है सॉलिड, प्रोडक्ट को होता है किलोग्राम, इसी वजह से मोलैरिटी हम लोग मास और सॉल्वेंट किलोग्राम में लेते हैं। और उसी का उल्टा मोलैरिटी में R आ रहा है, R की जगह हम L लेंगे, L मतलब लिक्विड, लिक्विड मतलब सॉल्यूशन, वॉल्यूम सॉल्यूशन मतलब लीटर में। इस तरीके से आप सोचे कुछ तरीके से याद कर सकते। ठीक है, अब आइए देखते हैं आपके
बोर्ड में कुछ सवाल आए, सवाल को भी हम लोग कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक नोट वाली बात आ, ठीक है। नोट में क्या बात कर रहा है, बहुत ही गंदी वाली बात है, सुन लेते हैं। कह रहा है कि मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर। कह रहा है कि टेम्परेचर को बदलने से मोलैलिटी कभी भी चेंज नहीं होती है। देखो, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मोलैलिटी आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर चेंज करने से मोलैलिटी कभी चेंज नहीं होता, कि बिकॉज मास रिमेन्स अनअफेक्टेड विद टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से कभी भी किसी की सॉल्यूशन का मास चेंज नहीं होता है, इस वजह से मोलैलिटी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे मोलैलिटी में यहाँ पे आ रहा है मास, तो टेम्परेचर चेंज करने से बच्चों मास कभी भी चेंज नहीं होता। आपने खुद सुना होगा कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, मास न बनाई जा सकती है, न नष्ट की जा सकती। फिर टेम्परेचर चेंज करने से मास में कोई चेंज नहीं आएगा, इसीलिए मोलैलिटी जो होता है मास पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन मुझे यहाँ देख सकते हैं मोलैलिटी में आ रहा है आपका वॉल्यूम, और टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है ना, वैसे ये इफेक्ट करता है। हो सकता है आपके टेस्ट में सवाल आ सकता है कि मोलैलिटी और मोलैलिटी में बहुत टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कौन सी घंटा और क्यों। ठीक है, ये सवाल याद रखते रहिएगा। अब आपके बोर्ड में कुछ सवाल आएंगे हैं, आज इस क्वेश्चन को हम लोग भाई सॉल्यूशन करते हैं, किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसको पढ़। क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। हाँ, एक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन क्या को मोलैरिटी फाइंड करना है, कैपिटल एम फाइंड। क्या दिया गया इसमें, कह रहा है कि 5 ग्राम NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है था कि 450 ml सॉल्यूशन में 5 ग्राम NaOH मिलाया गया है, तो उसका मोलैरिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मोलैरिटी बोलना है, तो जो बोलना कह लीजिए मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी का अगर आपका फार्मूला याद है, ठीक है, नहीं याद है तो एक बार यहाँ देखते चलिए भाई, मोलैरिटी का फार्मूला है। प्रोटीन का फार्मूला क्या है, हाँ, मास ऑफ सॉल्यूट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000। तो ये फार्मूला आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो भाई फार्मूला प्रूव कर लेते हैं हम लोग। फार्मूला क्या है यहाँ पे, हाँ, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अब सॉल्यूट का मास कहाँ पे, मैं बताया था जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम लोग सॉल्यूट का नाम देते हैं। तो देखो यहाँ पे 5 ग्राम इसकी मात्रा कम है, तो 5 ग्राम क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट का मास नाम क्या आता है 5। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्यूट का मोलर मास देखो, बोर्ड एग्जाम में वैसे मोलर मास पहले से देता है, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो इसमें मोलर मास नहीं दिया था, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं NaOH। ठीक है, यहाँ पे सोडियम का मास होता है 23 और ऑक्सीजन का मास होता है 16, हाइड्रोजन का मास होता है 1। कितना आ जाएगा 6 + 1 कितना आ जाएगा 7 और 3 10, ये आया हुआ 2 3 और 40 ग्राम। क्या आ गया इसका 40 ग्राम, इसका मोलर मास आ गया, तो मोलर मास आ गया 40 ग्राम। टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा है कि 400 ml सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है 450, 450 है, मुझे क्या कर देंगे फॉर्मूले कर देंगे, ये आपका मोलैरिटी लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद इसका क्या आंसर आएगा कमेंट में जरूर बताइएगा कि भाई इसका आंसर क्या है। और यूनिट मत भूलना, यूनिट क्या रखोगे, मोलैरिटी का यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर। ठीक है, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही सिंपल है, 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब मोलैरिटी निकालने के बाद अब आइए हम देख सकते हैं मोलैरिटी वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको पास कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ यूरिक एसिड, फार्मूला दिया है 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 75 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम यूरिक एसिड मिलाया गया, तो उसका मोलैरिटी फाइंड करिए। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों हम लोग मोलैरिटी निकाल रहे थे, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में आपका मोलैरिटी निकालना है, ये भी आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में जो होता है पहले उसको लिखो, मोलैरिटी क्या पूछ रहा आपका, मोलैरिटी फाइंड करना है। ठीक है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू पावर, ये होता है। अब सॉल्यूट का मास क्या है भाई, सॉल्यूट का मास क्या है
इसकी मात्रा कम होती है इसको सॉल्यूट बोला जाता है। यानी जो इकोनॉमिक एसिड है वो आपका सॉल्यूट है और सॉल्यूट का मास कितना दिया आपका 2.5। ओके, अब यहाँ पे N2 सॉल्यूट का मोलर मास है और सॉल्यूट क्या था इकोनॉमिक एसिड, उसका मोलर मास दिया नहीं, निकालना पड़ेगा। तो CH3COOH इसका मोलर मास निकालते हैं। तो कार्बन यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, कार्बन का मास कितना होता है 12 प्लस यार 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास होता है 1 प्लस यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का मास होता है 16। ओके, 12 2 24 और 4 1 जा 4 3 2 जा 32 कितना हो जाएगा 4 6 12 तो 10 3 5 6 तो 60 ग्राम आ जाएगा मोलर मास। सॉल्यूट का मोलर मास कितना है आपका 60 ग्राम इंटू W क्या है आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे 3 आपका सॉल्वेंट है, उसका मास दिया 75 कर देंगे, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बताइए क्या आंसर आएगा, उसको आंसर लिख लीजिएगा। यूनिट क्या होगा भाई इसका, यूनिट देखिएगा मोल पर केजी, मोल पर केजी इसका यूनिट हो जाएगा। तो इतना ही था हमारे पहले पार्ट में। ठीक है, तो जो भी चीजें आप उन लोगों ने पढ़ी है इसी चीज को समझने में दिक्कत परेशानी आए होती तो आप कमेंट करिएगा, उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब इसका तो पूरा मैंने पढ़ा है, उस पूरी का आपको जो पीडीएफ है वो आपके मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। लिंक में वीडियो के नीचे दे दूंगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपना अच्छा खासा नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, दोस्तों वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा, बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही आती होंगी। ठीक है, मिलते हैं ऐसे हम लोग सेकंड लेक्चर में। हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट।